अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं आपके सेकेंड ईयर के, वो एक्सरसाइज से हों, वो पास पेपर से हों, वो मॉडल पेपर से हों, वो सारे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हमारा शामिल नहीं है, सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 2 के एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर में आपके दो एमसीक्यूज पॉसिबल है। मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो गैस पेपर में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि गैस पेपर के अलावा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सी वीडियो आपकी आनी है, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्ड करके कल ही अपलोड कर दूँ। उसमें हर चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी पॉसिबल बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सो पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। इस तरह का एमसीक्यूज आपका एग्जामिनर किसी और एग्जाम्पल के साथ आपको दे सकता है। ठीक है, अब पहले आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का पता होना चाहिए। अब रिड्यूस का मतलब है कि इनमें से, फॉर एग्जाम्पल, किस में से, सोडियम और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाओ कि क्लोरीन जो है वो पहले जीरो था, अब क्लोरीन चला गया है नेगेटिव की सूरत में। सोडियम जो है वो पहले जीरो था, अब सोडियम चला गया है पॉजिटिव की सूरत में। तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास क्लोरीन है। अच्छा, मैंने ये इनको पहले से मार्क किया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है कि हमने जब वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज थे, तो वो मैं पढ़ाते हुए कुछ एमसीक्यूज मिस हैंडल हो गए थे। सो आपका जो आंसर है वो बनता है सिंपल क्लोरीन। अच्छा, यहाँ पे Cl2 नहीं लिखा हुआ, खाली क्लोरीन लिखा हुआ है, जिसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, इन द रिएक्शन, या आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये सारी डिटेल आप पढ़ चुके। बट इस तरह का एमसीक्यूज आपका आएगा, मैंने बताया था ना गैस में, कि आपका ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, या रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रेलिवेंट या ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से आएगा। तो यहां पे ये तीनों पहले एमसीक्यूज वैसे ही हैं। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो, यानी कि जो क्या हो रहा हो, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, आसान आसान कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी। रिड्यूसिंग का मतलब जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा हो। ठीक है, ये लो इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब आयरन यहाँ पे क्या है, आजाद है, जीरो स्टेट में होगा, और यहाँ पे क्या है, +2 स्टेट में है, तो ये क्या हुआ है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। बात खत्म। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज का आंसर है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इन, अच्छा ये फेडरल बोर्ड ये करता है, एमसीक्यूज यही रखेगा, ये चीज चेंज कर देगा। ये बहुत दफा किया है उसने, कि आपके एमसीक्यूज वही होता है, सल्फर की जगह हो सकता है हटा के Mn कर दे, H2SO4 की जगह KMnO4 कर दे। तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर में से हम जो एग्जांपल अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस तरह की एग्जांपल हो सकता है Mn का वो KMnO4 में आपको फाइंड आउट करने का कहे। तो सिंपल सा स्टेट फॉरवर्ड सा मेथड है कि आप सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की फिक्स होती है, हमें पता है कि +1 होती है, प्लस सल्फर की हमें नहीं पता। ऑक्सीजन की मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना वो -2 होती है। ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज को नहीं, हम इसको लगा देंगे 0, तो ये +2 प्लस सल्फर -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सल्फर यहाँ पे जो है वो, सॉरी यहाँ मैंने मल्टीप्लीकेशन में गलती की है। ठीक है, तो ये -8 और +2 है, तो ये -6 आ जाएगा। यहाँ सल्फर जो है वो +6 स्टेट में आ जाएगा। सिमिलरली KMnO4 का भी आप निकाल लेंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो फिर दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ लें, अल्लाह ताला आपको सुकून अता करेगा, और इंशाल्लाह आप दोबारा वीडियो देख कर पढ़ लेंगे। सो +6 जी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने डिस्कस किया हुआ है अभी, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, अब इसमें वो ऑक्सीडेशन को हटा के रिडक्शन कर दे, तो इतना पता होना चाहिए। ठीक है,
इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच सब्सटेंस इज लिबरेटेड एट द कैथोड। कैथोड वही मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने रेड कैट और एन ऑक्स याद रखना है। तो रिडक्शन किस पे होती है? कैथोड पे। और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। सो रिडक्शन हुई है तो सिंपली आपके पास वाटर में से रिडक्शन होकर क्या ही पॉसिबल होगा? और वाटर को जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन दे तो वो हाइड्रोजन निकालता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड नॉट रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस? रिएक्टिविटी ऑर्डर है, आपको याद होना चाहिए, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, विंकल मेथड हमारा सिलेबस में नहीं है, तो चलो एक एमसीक्यू तो गया। अच्छा, मैंने एमसीक्यूज मैक्सिमम रखे हैं, उसमें अगर कोई सिलेबस में नहीं होता तो वो भी अगर मैंने पढ़ा दिया तो कोई प्लीज फतवा मत लगाएगा। इन द रिडॉक्स रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। खुद क्या करता है? अब हम लफ्ज यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग को वो ऑक्सीडेशन से रिलेट कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन जो है ना वो नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। खुद क्या हो रहा है? हाँ, खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, द SHE द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज वो जीरो होता है। उसको जीरो रख के बाकी सब लोगों को हम मेजर कर लेते हैं। what is the relationship between Faraday and Avogadro number? ये सिंपल एक रिलेशनशिप है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ एमसीक्यूज खत्म हो गए एक्सरसाइज के। तो यहां से हमने एक बात सीखी, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें वरना आपके एमसीक्यू जिंदगी भर आपको खराब करेंगे। टॉपिक्स कौन से थे जिसमें से उन्होंने पूछा? नंबर 1 रिड्यूस, कौन सा रिड्यूस है, कौन सा ऑक्सीडाइज है। नंबर 2 रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 3 ऑक्सीडेशन नंबर। कोई याद आ रहा है गैस में क्या 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 बताया था? फिर उसके बाद किस पे ऑक्सीडेशन होगी, किस पे रिडक्शन होगी, और बाकी कुछ जनरल नॉलेज का जो उन्होंने क्वेश्चन किए, और उसके बाद चीजों को खत्म कर दिया। ठीक है जी। सो अब इसके अलावा ना जो टेक्स्ट है ना उसमें भी कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। ये ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे देता होता है और सम टाइम एमसीक्यूज में भी पूछता होता है। इस तरह का एमसीक्यू आता है एक बड़ा सा, और उसमें सिंपल पूछता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक वो बताएं कितना है। फिर वो पूछता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है ना वो कितना है। तो इसमें साइंस का डिफरेंस होता है। ओवरऑल जो उसका पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू SHE वो प्लस 0.76 है। बट जब आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो वो आपके पास प्लस 0.6 है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल करेंगे तो वो, तो इसलिए थोड़ा सा ये 3 वैल्यू याद करनी है, क्योंकि ये अच्छा मैं ना अक्सर टेस्ट वालों को ये कहा करता था कि कोई भी टेबल हो बुक में, कोई भी टेबल हो, कोई भी चीज हो, उसमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा और वो वैल्यू जो टेक्स्ट में डिस्कस हुई हो ये लाजमी याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप बाजार में गए, आपने एक बहुत छोटा बच्चा देखा, बच्चा नहीं मतलब बड़ा बंदा देखा लेकिन एज में ज्यादा लेकिन हाइट में बहुत कम था। या फिर आपने एक ऐसा बंदा देखा जो हाइट में बहुत ज्यादा था, फॉर एग्जाम्पल 7.5 फुट का एक बंदा है और एक जो है फॉर एग्जाम्पल 2.5 फुट का बंदा है, तो वो दोनों आपको याद रहेंगे क्योंकि वो क्या है, वो एक पीक पे है। उस तरह आपने जो है वो एक बहुत अच्छा बंदा देखा तो आपको वो भी याद रहेगा, उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने थे व्हाट्सएवर जो भी, तो वो उसके बाद उससे आपने बात की या डिस्कस किया तो वो 3 आपको याद रहेंगे, यही आपने याद करने होते हैं। ये टेक्स्ट में डिस्कस हुई हुई चीजें हैं तो ये याद करना जरूरी है। अच्छा जी, कॉम चलता हूँ आगे, परेशान हो। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी हैं जिसपे SHE में जो मेजर होता है वो क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक जो है ना वो आपके पास गैसेस के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड है। 1 मोलर सोल्यूशन जो है वो सॉलिड के लिए और 25 डिग्री जो है ना वो टेम्परेचर याद कर लीजिएगा, इतना मसला नहीं है। बाकी सिमिलरली आपने अगर दोनों ओवरऑल सेल पोटेंशियल निकालना हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि सेल पोटेंशियल कैसे निकलता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा परेशानी हो ना, बाकी याद करनी है। अच्छा जी, ये एक्टिविटी सीरीज है, इसका कोई हल नहीं है याद करने के अलावा, बस ये याद कर लें तो आपको ये फ़ायदा होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन से हैं, नीचे कौन से हैं, कौन एक्टिवेट हैं, कौन एक्टिव हैं, कौन नहीं एक्टिव, कोई पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये वाले MCQs शायद ये भी आ जाए क्योंकि इस तरह के MCQs फर्स्ट ईयर में पूछते होते थे।
उन्हें याद है ना कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जाउल्स, ऐसे था कुछ। ठीक है, सो ये आपने याद करनी है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर फैराडे की सारी डिटेल दी हुई है, सो स्किप नहीं करना। इसके अलावा कोई पॉसिबल एमसीक्यू चैप्टर में नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं है। सो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। फिर ज्यादा फिनोमेना। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंड करनी है, आती आपको है पहले से। ठीक है, बफर सोल्यूशन पढ़ा हुआ है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। कुछ एमसीक्यूज अगर सिलेबस से बाहर चले गए तो मतलब एक दो ही जाएंगे, लेकिन बेर बेर विद मी। विच फिनोमेना डिस्क्राइब द शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमें पता है कि कॉमन लाइन इफेक्ट होता है कि कैसे कैसे शिफ्ट होता है, कि कॉमन लाइन ऐड करके करते होते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, तो वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक में सिंपल सी बात है कि कितनी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन होगी। विच फैक्टर इज कंसिडर्ड व्हेन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, एक ही बात है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक ही बात है। व्हाट डिफाइन अ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन पूछ रहे हैं ना, तो वीक एसिड उसका क्या है, कंजुगेट बेस, या वीक बेस उसका कंजुगेट एसिड, सिंपल है। हाउ कैन अ बफर सॉल्यूशन बी मेड, मिक्सिंग वीक एसिड, वही वाली बात है जो पहले एमसीक्यू की बात है। व्हाट रोल डज बाइकार्बोनेट प्ले इन कंट्रोलिंग पीएच ऑफ ब्लड, मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया था। पीएच के ब्लड के रेलेवेंट इसकी पीएच की रेंज फॉर 7.35 टू 7.45 आई गेस, कोई दो वैल्यू कलेक्ट कर लीजिएगा। ये एमसीक्यूज आपका पेपर में एक्सपेक्टेड है। पिछले चैप्टर का मैंने बता दिया थी एमसीक्यू जिसमें से वो आएगा। सो इस चैप्टर में से ये पॉसिबल है कि ये मोस्ट लाइकली ये एमसीक्यू आपको देगा। व्हाट रोल डज बाइकार्बोनेट प्ले इन कंट्रोलिंग द पीएच, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट कैलकुलेटेड, हम केएसपी से निकालते हैं। विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इन टर्म ऑफ इट्स आयोनाइजेशन, एसिड एसोसिएशन कांसेप्ट की एक ही मदद से आप निकालते हैं। फिर ये वही एमसीक्यूज है। बट विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट वुड बी प्रेफर इन पार्टीशनिंग ऑफ पोलर सॉल्यूट, पोलर पोलर सॉल्वेंट होता है या, ठीक है। इसके अलावा ये एमसीक्यूज भी देख देख लेना। व्हाट इज द पार्टीशन कोएफिशिएंट डिफाइंड एज रोल ऑफ रेशियो ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन इन वन सॉल्वेंट टू द अदर सॉल्वेंट। बेसिक बेसिक ही याद करने वाले, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट चैप्टर है जी आपके पास। हाँ, इस चैप्टर में ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस चैप्टर में एक्सरसाइज में वो ना पीएच टाइट्रेशन कर्व है ना, पीएच नहीं था, टाइट्रेशन कर्व थी। अब टाइट्रेशन कर्व में एक्सरसाइज में कोई एमसीक्यूज नहीं है, तो मैंने वही काम काम किया जो स्टूडेंट करते होते हैं, उठाओ चैट जीपीटी पे डाल डाल दो। नहीं, मैंने उसके जो पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो डिस्कस किए चैट जीपीटी से। यही पॉसिबल एमसीक्यूज 6 बनते हैं जो कि आपके एग्जाम से आ सकते हैं। ठीक है, मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ये ना कहीं सर ये कहाँ से कॉपी किया। सो ये 6 एमसीक्यूज हैं जो उन कर्व्स में से आपसे पूछेगा, एक जरूर पूछेगा, या नहीं पूछेगा या फिर एक जरूर पूछेगा, क्योंकि वो उसमें से बनता नहीं है ना। इन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन द पीएच एट द इक्विवेलेंस पॉइंट इज, इक्विवेलेंस पॉइंट होता है ना वो पूरी, जब एक छोटा सा पहले लो से हाई की तरफ जाएगा, फिर एक पॉइंट आता है इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, फिर उसके बाद आगे चला जाएगा। ठीक है, तो 7 के इक्वल इक्वल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। ठीक है, स्टीप वर्टिकल रीजन इन द टाइट्रेशन कर्व वो कौन सी आती है, वो इक्विवेलेंस पॉइंट को शो करता है। इन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब एसिड क्या है, वीक है, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसकी तरफ जाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। सीधी बात है, जो स्ट्रॉन्ग है उस उसकी तरफ आपका इक्विवेलेंस पॉइंट जाएगा। अगर तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दरमियान में इक्वल टू 7 आ जाएगा। एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द वीक टाइट्रेशन कर्व पीएच इज इक्वल टू क्या होती है, पीके होती है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑन अ टाइट्रेशन कर्व रिप्रेजेंट इक्वल मोल्स ऑफ एसिड एंड बेसिस रिएक्टेड, सिंपल ए है। सो विच कर्व शोज लेस शार्प जंप एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, तो दो आपके पास जो है वो क्या है, वीक एसिड और वीक बेस की जो होगी वो उनका शार्प लेस नहीं होगा, बाकी जो शार्प होगा वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का होगा।
बाकी इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं है, चलते हैं आगे। चैप्टर 5, मोस्ट ट्रिकी। बहुत सारे एमसीक्यूज इसमें बनते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज भूल जाते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में मैंने मेंशन किया था, सॉलिबिलिटी, स्टेबिलिटी, ट्रेंड्स सारे आपको पता होने चाहिए। ये आपका जो 17 में से 17 मार्क्स है ना, उसमें से जो गोल कीपर है ना, वो ये चैप्टर है आपका, कि हो सकता है इस चैप्टर में से कोई ना कोई एमसीक्यूज आपका खराब हो जाए। सो बड़े ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना, चीजें मैंने दी हुई है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट फॉरवर्ड है, पता है सबको, +2 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सोलुबल इन वाटर। अब ये सोलबिलिटी ट्रेंड है किसका, हाइड्रोक्साइड का, दिया हुआ मैंने आगे दिया हुआ है, ठीक है, बेरियम सॉल्युबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर, बेरिलियम का होता है, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही है कि बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम होगा, जिंक जो है ना, वो क्या है, ये तीनों एम्फोटेरिक बनाते हैं। वन ऑफ द मेटल्स जो दिए हुए हैं इन द पीरियोडिक टेबल, द लीस्ट आयोनिक क्लोराइड वुड बी फॉर्म्ड बाय। अब ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके पीछे डिस्कशन बहुत ज़्यादा की हुई है हमने, तो वो अब आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है, या फिर वो चैप्टर इधर दोबारा देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन वाटर इज, तो ये ऑर्डर दिया हुआ है। द सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीज डाउन द मैग्नीशियम ग्रुप ड्यू टू अ डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ना वो मैं बताता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन इज हायर देन द लेटेस्ट एनर्जी, मैग्नीशियम में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन द लेटेस्ट एंथैल्पी। अब इसमें से उसने मैग्नीशियम को उड़ा दिया। अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि वही एमसीक्यू जो पहले पूछा हुआ है, वही एमसीक्यू वो दोबारा पूछ रहा है, बट उसमें जो ऑप्शन है वो बदल दिए उसने, तो इसलिए ऑप्शन रटा नहीं लगाना। ट्रेंड्स आगे मैंने ट्रेंड शो किए हुए, इसलिए मैं ज्यादा इसको इसलिए नहीं कर रहा। तो बेरिलियम सल्फेट जो है और आपके पास जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट है, इन दोनों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। विच गैस इज लीड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट HCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, क्योंकि कार्बोनेट से कार्बन, ये आपका ना प्रैक्टिकल में भी होता है। ब्रिक रेड कैरेक्टरिस्टिक इज द कलर ऑफ कैल्शियम। अच्छा, इस सारे के सारे एमसीक्यूज में से जो सबसे क्रिटिकल एमसीक्यूज हैं वो 3 एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 सॉलिबिलिटी का, लाजमी नहीं हाइड्रोक्साइड के ही पूछे, सल्फेट का पूछ सकता है, ठीक है। नंबर 2 स्टेबिलिटी का, और नंबर 3 में ना आपको वो कोई फैक्ट पूछ रहा है। फैक्ट से क्या मुराद है कि किसका कलर कौन सा है, ठीक है। इधर किधर क्या, यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। इस तरह 3 एमसीक्यूज आप ट्रेंड कह लें आते हैं। सो अब आपको करना क्या है, एक तो ऑप्शन है कि सारे एमसीक्यूज को याद कर लें, वो तो ऑब्वियसली करना ही करना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ट्रेंड्स बुक में दिए हुए हैं, जिस तरह मैंने सारे ट्रेंड लिखे हुए हैं, इन ट्रेंड्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। देखें, सोलिबिलिटी ट्रेंड, स्टेबिलिटी ट्रेंड और थर्मल स्टेबिलिटी ट्रेंड, किसका कौन सा कलर है फ्लेम टेस्ट में। अब देखा ना, मैं यहाँ पे फ्लेम टेस्ट का पहले यहाँ पे ले आऊं कि बुक में उन्होंने क्या पूछा हुआ है एक्सरसाइज में, ब्रिक रेड इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन क्या पता हमें वो ब्रिक रेड की बजाय हमें वो एप्पल ग्रीन कह दें। एप्पल ग्रीन कलर किसका होता है, तो हम तो कहेंगे उस ने तो बुक ब्रिक रेड का था, वो कैल्शियम का होता है, एमसीक्यूज नहीं आया। भाई उस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है, तो बेरियम का याद कर लें, ठीक है। आप बेरियम का याद कर लें कि इसका ब्रिक रेड नहीं होता, इसका एप्पल ग्रीन होता है, सही है। स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम का, बेरियम का कलर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी जो है ना, ये टॉप टू बॉटम बढ़ती है, तो सबसे जो है वो बॉटम वाला वो सबसे ज्यादा आपका
सोल्युबल है, हाइड्रोक्साइड के आयन में। बट इन द केस ऑफ अगर कहें सल्फेट के आयन में, तो वो एक अलग से कॉन्सेप्ट है। ये मैंने बहुत डिटेल में बयान किया हुआ है। छोटे छोटों के साथ खुश रहते हैं, बड़े बड़ों के साथ खुश रहते हैं। एमसीक्यूज की वीडियो है, क्विक वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा मैं होल्ड किए हुए, क्योंकि 250 एमसीक्यूज हैं ओवरऑल, तो फिर आप 2.5 घंटे में चले जाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी D10 ट्रांजिशन मेटल आ गया जी। वन शॉट वीडियो इसकी मैंने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप इसकी वन शॉट वीडियो देखें, आई गेस में बनाई है, बहुत क्लास की। आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहां से क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो इसमें से भी आपके 2 एमसीक्यूज पॉसिबल हैं, तो अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, मैंने गेस में बताया हुआ है। सो पहला एमसीक्यू आया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। Which of the following species has D10 सबशेल? हो सकता है D10 के बजाय D8 कर दें। एमसीक्यूज को देखें ना, एमसीक्यूज की नेचर को देखें, कि D10 के बजाय अगर वो D8 पूछ ले तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आपको मैंने कहा था कि आपने ये याद करनी है 21 से लेके 30 तक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, फिर उसकी तरतीब याद कर लें। क्रोमियम और कॉपर का मसला आपको है, बाकी किसी का मसला नहीं है। तो 10 जो है ना वो होता है जिंक का, ये हमने इसको पूरा कर दिया। सो विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिंक एलिमेंट? ऑल आर करेक्ट। इट हैज कंप्लीट 3D सबशेल, ट्रांजिशन मेटल्स, इज अ ट्रांजिशन मेटल स्टेट। अब सबसे बड़ा मसला इसमें है, ये ट्रांजिशन मेटल में इसको कंसिडर नहीं करते। It forms colorless complexes. It can exist in one stable oxidation state. So 1, 3 and 4 only है। ये आपके जो बुक में मैंने मेंशन किया है, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है बेटा, इसके ऊपर बड़ी बहस की है आपकी बुक वाले ने। 1, 3, 4 है, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये गलत मार्क होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, बहुत से बच्चे कहेंगे ऑल आर करेक्ट ही है, ठीक, ये डिबेटेबल टॉपिक है, बट ओवरऑल हम इसको कंसिडर इसलिए नहीं करते क्योंकि आपकी बुक में इन्होंने मेंशन नहीं किया। The electronic configuration of iron cation in the complex, this is, भाई कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा हो जाए, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिपेंड ऑन द मेटल एंड दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। वो +2 है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही रहेगी जो है। डी में 5 है या डी में 6 है तो वो 6 ही रहेंगे। कितने भी कोई बड़े बला साथ में आप रख लें, मतलब बला से बना कोई बड़ा लिगेंड आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आयरन पहले आपको देखना पड़ेगा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फिर आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, और उसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर ये प्लस है तो फिर जो आप बचेंगे उसको आप इधर ले आएंगे। ठीक है। सो व्हाई इज द हेक्सा एक्वा कॉपर आयन ब्लू इन कलर? क्योंकि वो डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। The cyanide ligand can form two complexes with iron with, ये फार्मूला है, अभी पीछे पढ़ा है हमने। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, पता है हमें वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज भी आपसे वो पूछ सकता है। जैसा KMnO4 में नहीं पूछा हुआ पहले, उस तरह का, यानी कि HSO4 में एस का पूछा हुआ था, यहाँ भी वो पूछ सकता है। तो इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों को तो आता ही है। ट्रांजिशन मेटल आर डिफरेंट फ्रॉम अल्कली मेटल, उसमें क्यों क्यों होते हैं वो सारा हमें पता है। दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर मोर रिएक्टिव, ये एक बात गलत है। अल्कली मेटल क्या है, ज्यादा एक्टिव है। उस समय से हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है कि ट्रांजिशन मेटल नहीं, बल्कि अल्कली मेटल जो हैं वो क्या होते हैं, या अल्काइन अर्थ मेटल जो हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर, मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेटल आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। हाँ, ये एमसीक्यू बेटा आप मार्क कर लें, पेपर में आने वाला है इंशाल्लाह। The species that can act as a ligand in transition metal complex is, भाई पाकिस्तान में होता होगा, केमिस्ट्री में नहीं होता, कि देता वही है जिसके पास नहीं होता। यहाँ पे लिगेंड के लिए रेड एलिजिबल वो है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, लोन पेयर हो।
तो भाई यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है कौन नहीं, इसके पास बेंजीन है, बेंजीन कैसे देगा इलेक्ट्रॉन। सोडियम है, अब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पूरा दे देता है, जाओ ले जाओ, जा सिमरन जी ले जिंदगी, ये वाला काम करता है। तो इसका मतलब कि ये खुद जुड़ता नहीं है, तो ये भी हम साइड पे कर लेंगे, पीछे रह गए ये हमने कहा था कि ये इसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं, हम ये वाली पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे और ये इस तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास लोन पे होते हैं, ये डोनेट कर सकता है। इस तरह का कोई और आपको दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांजिशन मेटल कैन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम कौन सी है जी, वो है +7, किसकी है जी, Mn की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Which one of the following properties of transition metal is held responsible for their catalytic behavior? They are variable. Catalytic behavior में क्या होता है कि आप पहले +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, फिर आप +2 में गए, तो ये जो साइकिल्स होते हैं ना, ये साइकिल उन एलिमेंट्स में होते हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन दिस, हाँ भाई 2 एमसीक्यूज हैं, लिख लो, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक ये वाला एमसीक्यू, एक आपका ये ऊपर जो एमसीक्यूज है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल जो है वो दिख ये रहा है कि वो 4 है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये कोई लिगेंड होगा EN, एक मिनट, ये EN कोई लिगेंड होगा, ये वाटर है, मतलब H2O को उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, H2O को ना उन्होंने लिखा हुआ है OH2 ना, ये तो वाटर है, तो ये तो 2 जमा 2 4 नहीं, EN जो है इसको आप अंडरस्टैंड करें, EN होता है इथाइलिन डायमाइन, CH2 CH2 NH2 NH2, ये एक मालिक्यूल क्या करता है, 2 लोन पे डोनेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने लोन पे डोनेट हुए हैं किसी भी मेटल को, तो ये 2 एक मालिक्यूल करता है, तो जो 2 मालिक्यूल होंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है और 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ओवरऑल 6 है। आपको अगर जरा चीजों का नहीं पता तो आपको वन शॉट देखनी पड़ेगी इसकी। वीक फील्ड लिगेंड के बारे में भी मैंने वन शॉट में डिटेल डिस्कस किया हुआ है, कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, अच्छे से कौन दे सकता है इलेक्ट्रॉन और कौन परेशान होकर देता है इलेक्ट्रॉन, वो सारा डिस्कशन है। तो वीक फील्ड लिगेंड जो है ना आपके पास वो वाटर है इनमें से। सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय फर्स्ट ट्रांजिशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है जी, वो Mn की है। अच्छा, इसमें से ना कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अभी उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ, मतलब डिस्कस किया हुआ है, वो आपको दोबारा पढ़ना है। और ये जो एमसीक्यूज है भाई, ये एमसीक्यूज आपका एग्जामिनर शायद दे दे, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज एग्जामिनर को पसंद होते हैं, जो एक्सरसाइज में ना हो लेकिन इंपॉर्टेंट हो। इस कॉम्प्लेक्स का कलर आपने नोट करना है। एब्जॉर्ब कौन सा कलर करता है, रेड। अपीयर किस तरह होता है, ग्रीन। तो मतलब ये कलर, ये कॉम्प्लेक्स किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। एब्जॉर्ब कौन सा कर रहा है, रेड कर रहा है। ये दो याद याद रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। फिर कॉपर कॉम्प्लेक्स जो है एब्जॉर्ब कौन सा करता है, ऑरेंज। अपीयर कैसे होता है, ब्लू। ये पिछली दफा एग्जाम में पूछते हैं, वो तो अंडरस्टूड पूछते हैं। जब बुक बदली थी ना, उससे पहले जो बुक थी उसमें इस तरह का था टाइटिना का, और वो हर दफा पेपर में आता था, पंजाब बोर्ड में भी आता था और फेडरल बोर्ड में भी आता था। इसके अलावा D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई ये आपका ना मॉडल पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है, मॉडल पेपर मैंने करवाना है इसके आखिर में। दे आर मोस्टली फाउंड बाय द मेटल आयन विद दे, सॉरी दे का मतलब क्या है, दे बोला ही नहीं, ये बड़ा स्क्वायर प्लानर की बात है, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री की बात है। स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री जो है ना वो D8 में होती है, D10 वाले जो है ना वो टेट्राहेड्रल के होते हैं, ये थोड़ा सा आपने याद करना है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना, ओवरऑल चार्ट फाइंड करना, ये आपको पता होना चाहिए, इससे मजीद और की डिस्कशन नहीं। आगे आगे ऑर्गेनिक भाई, उसमें तो मैं कहूँगा कि अगर सही तरीके से मैं लेक्चर सुने तो वो आपके एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हो जाएंगे।
या बायो ऑर्गेनिक में पीएचडी कर रहे हैं, इतना तो बनता है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ऑलमोस्ट जो एमसीक्यूज आते हैं, जितने भी एमसीक्यूज आते हैं ऑर्गेनिक में, मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर वेरी इजी, शायद मुझे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव एबिलिटी टू रोटेट प्लानर पोलराइज्ड लाइट। तो पहला सवाल ये पूछते हैं कि रोटेट क्यों करता है। रोटेट वो इसलिए करता है क्योंकि उसमें कायरल सेंटर होता है। अच्छा, कायरल सेंटर क्या बोला है? किसी भी एक एटम के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों तो वो कायरल सेंटर होता है। बेसिक डेफिनेशन हमने ये पढ़ी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लानर पोलराइज्ड। हमने पता है कि पहला ये वाला रूल है। दूसरा रूल ये है कि उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। या एसिमेट्रिक, थोड़ा सा ना अच्छा लफ्ज है। अब देख लेते हैं, ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये तो सिलेबस से बाहर हो गया। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। ये वाला कार्बन जो है, ये क्या है? ये ऐसा कार्बन है कि जिसमें इस तरफ एक अल्कीन है, बल्कि मैं इसको रेस कर देता हूँ फिर आपको भूल जाएगा। ये सारा आपको ना कॉन्सेप्ट खराब कर देगा। जस्ट अ सेकंड, आप पहले ये अंडरस्टैंड कर लो। जब कभी भी कोई रिंग बनती है तो उसमें यहाँ पे क्या होते हैं, ये CH2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हमने लिखा नहीं होता यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन इस तरह होते हैं। अगर कहीं 3 ग्रुप अटैच है फॉर एग्जाम्पल इस तरह, इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन भी है। अब एक ग्रुप है आपके पास ये वाला, एक ग्रुप है आपके पास ये पूरा, वो ग्रुप इससे डिफरेंट है क्योंकि ये रिंग में अटैच है। और एक ग्रुप है आपके पास ये क्या है, 1 2 3 और 4, इसका मतलब ये कायरल कंपाउंड है। फिर यहाँ पे भी वही वाली बात आ गई भाई, ये भी उसी कैटेगरी में आ गया। इधर भी वही वाली बात आ गई कि ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, वो वाला ग्रुप डिफरेंट है। फिर पीछे रह गया एक थर्ड वाला। अब थर्ड वाला है या नहीं, इसको जरा देख लेते हैं। वैसे तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, के आपने एलिमिनेट ही कर दिया थर्ड वाले को। अब आपको पता लग गया कि 1 2 और 4 हैं, तो थर्ड वाले को तो फिर देख ही लेते हैं। अब थर्ड वाले में पहले तो ये अगर यहाँ हाइड्रोजन लगाएं तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या है, सेम है, ये CH3 है, वो भी CH3 है। दूसरा, अगर यहाँ पे हम लगाएं हाइड्रोजन तो यहाँ गौर से देखो कि ये वाला जो ग्रुप है और ये वाले ग्रुप है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम ग्रुप है। ये एस अगर मैं कंसिडर करूँ, ये भी एस ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, सिमेट्री है। ये मॉलिक्यूल क्या है, सीधा सीधा है। क्यों हमें लंबी डिस्कशन कर रहे हैं, जस्ट ये समझ लें कि लेफ्ट राइट पे जो ग्रुप है वो सेम है और आपके पास कायरल सेंटर है। Which one of the following shows optical isomerism? अगेन कायरल सेंटर की बात है। इसके स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरो आएगा, यहाँ CH3 आएगा, ये पूरा अलग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली कायरल सेंटर है। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? कायरल सेंटर कितने प्रेजेंट हैं आपको फाइंड आउट करने हैं, तो एक ही प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? वही उसकी गर्दन पे, हमने जो जहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इज शोन बाय अल्कीन, तो अंडरस्टूड है। और किससे होता है? और होता है बेटा साइक्लो अल्केन से, ठीक है। अल्कीन के अलावा साइक्लो अल्केन से होता है। और दोनों का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2 है, ठीक है। Which one is correct statement about cis trans isomerism? It is shown by alkenes due to restricted rotation or double bond. 100% ऐसी बात है। Which compound need to be designated? Easy mechanism आपका नहीं है, लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं highly substituted alkene में। ऐसी alkene बेटा जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे A ग्रुप हो, ये B ग्रुप हो, ये C ग्रुप हो, ये D ग्रुप हो, ये सारे डिफरेंट हो, तो फिर सिस ट्रांस में आप फंस जाते हो, फिर आप इजी सिस्टम में चले जाते हो। विच वन इज द लीस्ट स्टेबल? अब सिस ट्रांस से जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी में कम होता है क्योंकि उसके स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस का? जब वो नॉर्मल सुजुकी में 5 बंदे मोटे बैठ जाए ना, तो वो 4 बंदे बैठ जाए मोटे मोटे,
तो वो जो कंडक्टर होता है वो कहता है कि भाई साहब थोड़ा सा आप साथ हों ताकि 5वीं सवारी की जगह बने। तो वो जो एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं उसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। कम जगह पे अगर ज़्यादा चीज़ें आ जाएं तो वो एक दूसरे को चीज़ें रिपेल करती हैं, उसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अनस्टेबल होता है। Which molecule is chiral and can be rotated. Again आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। बेंजीन की जरूरत नहीं है, उसमें chiral होता नहीं है। साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो भी फिगर आउट हो गया कि वो बाहर निकल गया ना। बेटा अगर इसमें कुछ है नहीं तो ये मतलब अंडरस्टूड है कि हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। सिमिलरली बेंजीन में हर एक पे एक हाइड्रोजन है, वो तो स्क्रीन अब इनमें से एक को आपने निकालना है तो वो पेंटेन 2 और आगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है दूसरा वाला। अच्छा जी, which one of the following is optically active? All chiral molecule optically active होते हैं। Which one is incorrect statement about the optical statement? डबल बॉन्ड अल्कीन का नहीं, डबल बॉन्ड वाले नहीं करते। ठीक है, ये वाला जो मतलब एमसीक्यूज का आंसर ठीक है, लेकिन जो डबल बॉन्ड वाले जो लफ्ज है ना उन्होंने गलत चूज किया, उन्हें इनकरेक्ट पूछा हुआ ना। नेक्स्ट चैप्टर है जी 8। इसमें 2 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि मतलब बहुत पसंद है मुझे, पेपर में हर दफ़ा भी आते होते हैं, पर आपने इनको लाजमी करना है। पहला सिंपल आइए फैक्ट नॉमेनक्लेचर सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी देख लें, इसलिए देख लें क्योंकि आपको बहुत सारे कन्वर्जन आते हैं, तो उसमें फिर आपको नाम लिखा होता है तो आपको फिर मसला होगा वहाँ पे। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये ग्रुप अच्छे वाला है इसलिए हम इसको फिनोल कहेंगे। 2 6 पे ओवर क्लोरो ग्रुप है तो सिंपल बात है 2 6 डाइक्लोरो। टाइप ऑफ इंटरमेटल इन बेंजीन लेनन स्पेशल फोर्सेस होती हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर जो होती हैं। Which one of the following carbon atom is monosubstituted benzene is called meta? कहते हैं बेंजीन है हमारे पास है, उसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये R2 पोजीशन इसकी होती है, ये वाली ये पोजीशन होती है मेटा, और ये पोजीशन होती है मेटा, और ये पोजीशन होती है पैरा। इसका मतलब है कि 1 2 3 पोजीशन जो है वो क्या है मेटा है, 4 और 5 पोजीशन जो है वो क्या है मेटा है। तो 5 तो है नहीं, तो 3 पोजीशन हमने लगा दी। टेक्निकली वो भी 3 ही बनती है उस तरफ से अगर हम काउंटिंग करें तो। समटाइम बुक वाला कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, लेकिन यह है कि ये 1 3 और 1 5 पोजीशन, ये मेटा पोजीशन दोनों ही। अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ बेंजीन इज जस्टिफाइड बाय अनसैचुरेशन में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोजन ऐड हो गए तो इसका मतलब है कि वो आपके पास अनसैचुरेशन है, तो ये हाइड्रोजनेशन इसका आता है। Which one of the following challenges was faced by accused structure of benzene? बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल था, इस स्ट्रक्चर की वजह से जो रेजोनेंस आ रही है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बेंजीन molecule has hexagonal planar ring. Okay, the carbon bond in benzene is 120 पे एंगल पे होता है। हाँ ठीक है ना, देखो ना यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसके दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है 120 का होता है। ठीक है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड क्यों होती है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो वो एक अनहाइब्रिडाइज जो है ना वो आपके पास। अब यहाँ पे ना ये इसने बड़ा ना आपको ट्रिक कर किया है। ट्रिक क्या किया है उसने, 5 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कहे हैं, 5 नहीं होते हमारे पास 6 होते हैं। ठीक है, सो इसलिए हमारा ऑप्शन वो बन ही नहीं सकता, हमारा ऑप्शन ए ही बनेगा। द इलेक्ट्रोफाइल, भाई मैं बता रहा हूँ इसको लिख लो, इसके रेलेवेंट 2 3 एमसीक्यूज तैयार कर लो, ये आपसे पूछेगा। और इंटरेस्टिंग बात, मॉडल पेपर में नाइट्रेशन का पूछा हुआ उसने, फिर आप कहते हैं सब जो है ना वो वही पेपर आता है जो आप बताते हैं। ये पूछा हुआ उसने एमसीक्यूज क्या, इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। भाई इलेक्ट्रोफाइल पकड़ लो, 5 6 तो इलेक्ट्रोफाइल हैं, उनको याद कर लो। तो ये आपका इधर तो उन्होंने नाम लिखा हुआ ना, उसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ, पढ़ाऊंगा आपको, पास पेपर भी करते हैं आगे जाके। तो ये क्या है जी, ये ब्रोमोनियम आइन है, Br पॉजिटिव। ठीक है,
इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन वही वाला एक एमएमसीक्यू से दूसरे तरीके से पूछा हुआ है उन्होंने, मतलब फिल्टर ऑफ अल्काइलेशन एसाइलेशन के ऊपर। तो एसाइलियम आइन जो है ना वो आपके पास होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर फाउंड इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ मेनी प्लांट्स, देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे हैव बेंजीन यूनिट। ठीक है, तो जीके का सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन इजीली बी नाइट्रेटेड। अच्छा यहाँ पे ना नाइट्रेशन का थोड़ा सा ये ना उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले साल, वो अलग से मैं वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिर बेंजीन, फिर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, दरमियान में इधर आपके पास हैलोजन आ जाते हैं। ठीक है, ये इनका ट्रेंड है बस। तो फिनोल बाइसाब जो है ना वो वोश होता है तो ये ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी बेंजल्डिहाइड नाइट्रो वो बरादरी दूसरी में आते हैं, पीछे बेंजीन दरमियान में आती है। मोस्ट एक्टिव कंपाउंड इन टर्म ऑफ एडिशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। चैप्टर नंबर 9 है जी हमारे पास, विच कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन हैलोजेशन ऑफ बेंजीन। कॉमनली हम आयरन क्लोराइड यूज करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड हम यूज करते हैं जब हम फिल्टर क्राफ्ट करवा रहे होते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द प्रोडक्ट इज। यहाँ पे ना सनलाइट में अगर हो तो उसका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, अगर ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो तो डिफरेंट होता है। तो ये सिंपल आपके पास क्या है कि बेंजीन में आपने क्लोरीनेशन करवा दिया तो ये क्लोरोबेंजीन होगा। बट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन बेंजीन एंड ब्रोमीन विद वही वाली बात है, ब्रोमोबेंजीन होगा। ऊपर वाला सवाल ही है, बस वर्डिंग चेंज है। विच मैकेनिज्म डू प्राइमरी, ये बच्चा मार्क कर लो, विच मैकेनिज्म डू प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन्स टिपिकली फॉलो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो SN2 फॉलो करते हैं, प्राइमरी वाले SN2 फॉलो करते हैं, टर्शियरी वाले SN1 फॉलो करते हैं, और जो सेकेंडरी वाले हैं वो फिर पॉलिटिकल होते हैं, वो कंडीशन डिपेंडेंट होते हैं। So what type of bond is broken in the nucleophilic substitution reaction of halogen alkane? Halogen वाला bond ही break होता है। Which factor does not significantly affect the rate of SN1 reaction? SN1 में डिटेल पढ़ा चुका हूँ, उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई ताल्लुक नहीं होता क्योंकि वो पहले लीविंग ग्रुप लीव कर चुका होता है, तो न्यूक्लियोफाइल का ताल्लुक ही क्या है। Which halogenoalkane is more reactive in an SN2 reaction? तो वो क्लोरोमीथेन है, क्योंकि अकेला क्लोरोबेंजीन तो हो नहीं सकता। क्लोरोइथेन थोड़ा सा बल्कि है तो वो छोटे वाला ज़रा अच्छा काम करता है, क्योंकि बल्कीनेस कम है ना। देखे ना, ये कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो दूसरे वाले में क्या है कि CH3 ग्रुप है, मुश्किल से होती है। ठीक है, सो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज लेस एक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेजोनेंस में ही शामिल है यार। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खुद रेजोनेंस में शामिल है, वो क्यों क्यों ही करेंगे। व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट विद एक्वस नाइट्रेट, ठीक है, बेसिकली NaCl जब रिएक्ट करता है ना AgNO3 के अंदर, तो बनता है AgCl। तो वो क्या पूछ रहा है कि अगर हम NaCl की तरह हम अगर इथेन का क्लोराइड यूज करें, क्लोरोइथेन यूज करें, तो क्या ये भी ऐसा रिएक्शन करेगा? तो नहीं, ये सॉल्ट की जरूरत में नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। चैप्टर 10 है जी हाँ हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एस्टर ऑफ एसाइल। तो एसाइल के साथ एस्टर बनाना है तो अल्कोहल हम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन फिनाइलमाइन रिएक्ट विद, अच्छा इसका ना पिछली दफा, हाँ पिछली दफा MCQs भी आया था और आपका मॉडल पेपर में भी MCQs है। भाई डाइयाजो नहीं छोड़ना, बता रहा हूँ, डाइयाजोनियम आपका बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसके ऊपर रिसर्च मेरी अपनी भी है, और PS में पेपर थे मेरे, और वहाँ पे भी थे कैथेड्रल यूनिवर्सिटी में भी। क्लासिक रिएक्शन है और ये आपको एग्जामिनर बार बार पूछता है। ठीक है, सो व्हाट द प्रोडक्ट व्हेन फिनाइल अमाइन एनिलीन, ये सारा आपने पढ़ाया हुआ है यार, एक दफा उसको देख लेना, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है इससे, यानी कि बेंजीन के ऊपर जो है वो क्या होता है, ये वाला सॉल्ट क्लोराइड बनता है, तो ये आपके पास है। इसको ना एक और तरीके से पूछा है उन्होंने, मैं मॉडल पेपर में जाऊंगा पढ़ाऊंगा, वहां पर देख लेना।
व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनोल रिएक्ट करेगा, सोडियम पेरोक्साइड बनेगा. Which of the following is produced when phenol react with sodium? वही वाली बात उसने दोबारा पूछ ली. बट यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड था, वहां क्या है? सोडियम. तो मतलब जो एमसीक्यूज है वो उसके पूछने का पैटर्न सेम है, कंटेंट डिफरेंट है. तो कंटेंट डिफरेंट है तो हम क्या क्या करें? हम कंटेंट याद करें. What is the product of nitration of what is the product of nitration of phenol with dilute nitric acid at room temperature? तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक सिंपल आर्थो, एक सिंपल पैरा. लेकिन अगर हम ब्रोमिनेशन करवाएं ब्रोमीन वाटर से, तो वो एक प्रोडक्ट बनता है जिसकी तीनों जगहों पे 2, 4 और 6 पे ट्राई ब्रोमोफिनोल लगता है. फिनोल इज मोर एसिड देन एथानोल क्योंकि फेनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है. रिलेटिव टू वाटर फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है. ठीक है, ये एमसीक्यू जरूरी है. इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी एमसीक्यू ये वाला है और डायजोनियम वाला ये वाला. ठीक है, मैं याद नहीं थी कि मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ साथ साथ. ये ना 17 एमसीक्यू टिक करें तो सर के वही आ गए. अच्छा जी, विच पोजीशन डज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनोल डायरेक्ट इलेक्ट्रो? डायरेक्ट का मतलब है कि वो ऑर्थो पैरा पे भेजेगा या फिर मेटा पे भेजेगा. ऑर्थो पैरा पे भेजता है तो उसकी पोजीशन कौन सी है? 2, 4 और 6. और अगर इस पे भेजता है तो पोजीशन कौन सी है? 3 और 5. तो ये आपके पास 2, 4 और 6 पे भेजेगा. ये वॉरलैंडर रूल पढ़ाया हुआ है मैंने ना, वॉरलैंडर रूल पढ़ाया हुआ है. बच्चे कमेंट्स करें वॉरलैंडर रूल क्या है. इन द नाइट्रेशन ऑफ फिनोल व्हाई आर माइल्ड कंडीशन रिक्वायर्ड कंपेयर टू बेंजीन? क्योंकि रिएक्टिव है, पहले से गुस्सा गुस्सा किए हुए हैं, आपको तो गुस्सा लाने की जरूरत नहीं है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनोल एक्टिवेट्स द रिंग. ठीक है, चैप्टर 11 है जी हमारे पास. Which reagent would you use to convert toluene to benzoic acid? टॉल्वीन टू बेंजोइक एसिड की कन्वर्जन भी आपको आती है. तो ये KMnO4 डाइल्यूट एसिड की प्रोसेस में आपकी कन्वर्जन हो जाती है. What is the main product of the reaction between acetic acid and PCl5? एसिटिक एसिड के साथ PCl5 क्या ही कर लेगा? OH को उड़ाएगा और एसिटाइल क्लोराइड बना देगा. Which of the following is strong oxidizing agent for the oxidation of methanoic acid? ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनोइक एसिड हो या कुछ भी हो, इन पांचों में से स्ट्रॉन्ग जो कौन सा है वो KMnO4 है. ठीक है, इन चारों में से, सॉरी. इन टर्म ऑफ बाकी सारे जो है ना वो हेलोजिनेटिंग है. इन टर्म ऑफ एसिडिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक फॉर्मिक एसिड? ये जरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये देख लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे ये इसको वीक करेंगे. जितने भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे ये इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे. ठीक है, ये पहला रूल है. फिनोल वो अपनी बेंजीन में गुम है, बेंजोइक एसिड में बेंजीन वो अपनी गुम है. मेथानोल तो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक होता है. पीछे रह गया आपके पास जो फिनोल और फार्मिक एसिड. फिनोल भी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम, यानी कि अल्कोहल और फिनोल दोनों, अल्कोहल और फिनोल दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड से कम रिएक्टिव हैं. वो तो बाजी बाहर हो गई. पीछे रह गया फार्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड में क्या क्या होता है? बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ होता है. हाइड्रोजन वाला जो है वो क्या होता है? दरमियान में होता है. इसका मतलब डोनेटिंग ग्रुप है तो इतना वो रिंग खुद अपने साथ रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगी नहीं. अगर खींचेगी नहीं तो फिर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. तो इसका मतलब फार्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. What happens when benzoyl chloride react with water? अच्छा, यहाँ बेंजाइल बेंजोइल ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. जो जेड ओ जब आता है ना, इसका मतलब है कि ये इसकी बात हो रही है. एक साथ आप फिर बेंजीन लगा देंगे. ये वाला बेंजोइल क्लोराइड. तो ये क्या होगा? ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा भाई? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा.
और ये OH में चला जाएगा और HCl और OH में चला जाएगा, तो एक बेंजोइक एसिड बनेगा, दूसरा HCl बन जाएगा। द मैकेनिज्म बाय व्हिच एसाइल क्लोराइड रिएक्ट विद अल्कोहल, तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसाइल क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हाइड्रोलाइज मोस्ट रेडिली, एसिटाइल होता है, छोटा ग्रुप के साथ साथ होता है। When formic acid is oxidized, which of the following is formed? Water and carbon dioxide, और ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं ना। फॉर्मिक एसिड ये होता है ना, इसको मेथानोइक एसिड भी कहते होते हैं, तो और पॉसिबिलिटी है कोई नहीं कि ये इसके अलावा और कोई इसको मजीद अगर ऑक्सीजन देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी इससे, और ये वाटर उस ऑक्सीजन को लेके बन जाएगा, हाइड्रोजन को लेके वाटर बन जाएगा। The relative acidity of chlorinated carboxylic acid is primarily due to increased stability of conjugate base. The addition elimination reaction mechanism of acyl chloride involves nucleophilic attack of on carbonyl carbon. सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज हैं, कोई लंबी जो डिटेल नहीं है। While carboxylic acids are more acidic, क्योंकि कार्बोक्सिलिक आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। How does chlorine substitution affect the acidity? क्योंकि उसका withdrawing ग्रुप होता है ना, अगर एक क्लोरीन ऐड करेंगे तो उसका कम इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू 2 क्लोरीन, एज कम्पेयर टू 3 क्लोरीन। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने होंगे वो उसको वीक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड को वीक करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इट इंक्रीज द एसिडिटी बाय विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडिशन मैकेनिज्म ऑफ एसाइल इज करेक्ट? तो अटैक होता है कार्बोनिल पे और टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है। एग्जैक्टली। व्हाट द मेजर डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इथेन डाइओइक एसिड एंड मेथानोइक एसिड व्हेन treated with form KMnO4? इथेन डाइओइक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, मीथेन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन दिए हुए थे, वहां से निकाला उसने। चैप्टर 12 है जी आपका, व्हाट is the reagent and condition used to convert halogenoalkanes to primary amine? Simple condition है। Which of the following produces hydroxyl nitrile from aldehyde? Hydroxyl nitrile को ना cyanohydrin भी कहते हैं। और हमारे उस्ताद थे इंटी टेस्ट के, हमें ट्रेनिंग करवाते होते थे, तो कहते थे कि इंटी टेस्ट वाले एमसीक्यूज आपको ऐसे देते हैं कि नॉर्मल एमसीक्यूज क्या है कि आपके अबू का नाम क्या है, और घुमा फिरा के ये कहेंगे कि आपके भाई की अम्मी के हस्बैंड का क्या नाम है। ठीक है, मतलब ऐसे चीजें। तो उन्होंने लफ्जों को बदल के, फेडरल बोर्ड भी ऐसे ही करता है, लफ्जों को बदल के नया लफ्ज लेके आएंगे जो कि होगा वैसा ही। साइनोहाइड्रेट का मतलब CnOH, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल का मतलब जिसमें OH हो और CnO, फॉर्मल्डिहाइड की टर्म। कैसे बनता है, ये वाली कंडीशन है साइनोहाइड्रेट की। So which reaction is used to produce secondary amine from halogenoalkanes? प्राइमरी अमाइन को एथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो बस आपके पास सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। Which reagent is used to convert nitrile to primary amine? ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे ये वाला एमसीक्यू अच्छा लगता है। What is the final product of hydrolysis of nitrile carboxylic acid? Straightforward सा MCQs है। What is the structure of azo compound? N double bond N होता है। What product is formed by the phenyl amine react with Br2 at room temperature? ये आपके पास अल्कोहल के केस में भी पूछ सकता है 246। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। बेसिसिटी और आपके पास जो है वो क्या है, एजो कंपाउंड, ये दोनों याद करने, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएंगे। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इथैलामाइन, एक्वस अमोनिया और फिनाइल अमाइन, ये बेसिकली इसका क्या है, इसका बेसिसिटी ऑर्डर है। व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन डायazonium क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल, तो एक एजो कंपाउंड बनता है।
व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन? वो अमीनो एसिड को आपस में लिंक करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल विद डाइल्यूट एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसको डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। फिनाइलामाइन रिएक्ट विद ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर, वही एमसीक्यू जो पहले पूछा हुआ था, ये जो एमसीक्यू नंबर 7 है उसको एक और एंगल से पूछा आपसे, ठीक है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये इस तरह भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, पॉलीमर के एमसीक्यूज पक्का आता है, अंडरस्टैंड करना है। एमसीक्यूज इसमें से जो आपका, चलिए मैं बात बताता हूँ। विच पॉलीमर इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजिंग विनाइल क्लोराइड, बहुत आसान है। पॉलीमर विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी शॉर्ट फॉर्म पीवीसी। What small molecule is typically released during formation of amide from amine and acyl chloride? अब आपको अंडरस्टैंड अमाइन में क्या होता है, देखो अमाइड पहले क्या होता है ये तो अंडरस्टैंड कर लो। और अमाइन में क्या होता है, ये आपके पास NH2 होता है, और इसमें क्या होता है, मैं बेटा ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है ना वो मेरी तरह सारा साल पढ़ते नहीं है, तो उनको भी अंडरस्टैंड करना है ना साथ साथ। तो ये क्लोरीन इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेगा HCl, तो ये बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। विच रॉ मटेरियल इज अबंडेंटली अवेलेबल इन पाकिस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में? वैसे ये टॉपिक फर्टिलाइजर वाला आ गया है बहुत ज्यादा, लेकिन इधर भी पढ़ लो, तो ये नेचुरल गैस होती है हमारे पास। व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व मोनोमर विद डबल बॉन्ड एडिशन एडिशन पॉलीमर? ये डबल बॉन्ड वाली है और ये फंक्शनल ग्रुप वाली है, ठीक है, कंडेंसेशन वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पॉलीएमाइड? ये एमसीक्यूज आपसे पूछेगा बच्चा, लिख लो, ये एमसीक्यूज पूछेगा, और या फिर ये एमसीक्यूज पूछेगा 10, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम तो उनको नहीं छोड़ सकता। नायलॉन, नायलॉन को नहीं छोड़ सकते भाई। विच पॉलीमर कैन बी डिग्रेडेड बाय हाइड्रोलिसिस? नायलॉन। इन व्हाट फॉर्म इज पीवीसी ऑफन यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशन? फ्लेक्सिबल फॉर्म, मतलब इसमें कोई बात अंडरस्टैंड करने वाली है नहीं ना। विच रिएक्शन फॉर्म्स अ पॉलीएस्टर? अच्छा एस्टर का ना आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि होता क्या है, बनता कैसे है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बनता है। अल्कोहल कौन सा है? इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक एसिड। Which process method is used in polyethylene additional polymerization है? What is the common use of nylon? क्लॉथिंग के लिए होता है। चैप्टर 14 सिलेबस में नहीं है। 15 हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री के ना मैंने वन शॉट बनानी है, मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह ये सारा खत्म करने के बाद वो बनाता हूँ। विच कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी? ग्लूकोज, ग्लूकोज लगवाई होती है ना सर, मुझसे पेपर की तैयारी नहीं हो रही, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मुझे ग्लूकोज लगी हुई है। So what is the main structural component of plant cellulose? Which amino acid cannot be synthesized by human body? Lysine, enzyme बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जब पढ़ाऊंगा ना कल वाला, इंशाल्लाह कल लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा एक शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें पास्ट पेपर एनालिसिस भी करेंगे, फिर आपको मजा आएगा। एंजाइम 3 दफा आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में, और आपके पेपर में भी एक्सपेक्टेड है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं कल एक दफा जब बताऊंगा ना सारा कुछ, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। विच लिपिड इज द एंजाइम जो है ना वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं। विच लिपिड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? फास्फोलिपिड। आरएनए डिफरेंस फ्रॉम, क्योंकि आरएनए में यूरासिल होती है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट बात है, डीएनए आरएनए का शॉर्ट क्वेश्चन आपका आना ही आना है, इस पे कोई दो राय नहीं है। अगर ना शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू तो आएगा, लेकिन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर, ना क्यों आएगा यार। What mineral is essential for oxygen transport in the blood? आयरन। और इसमें ना मैं अभी सुबह पढ़ रहा था कि आयरन अगर आप करते हो, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद डायरेक्ट आपने कॉफ़ी या फिर वो कहते हैं कैफीन या फिर जो ग्रीन टी है वो नहीं पीनी, क्योंकि वो आयरन को एब्जॉर्ब कर लेती है और आयरन की कमी होती है आपको। सो कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम बाइंड टू एक्टिव साइट। कम्पिटिटिव का मतलब वो कंपटीशन में आता है, पर पढ़ाया नहीं हुआ, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आ रहा आपको ना पढ़ाने में। ये चैप्टर इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा ना एमसीक्यूज के साथ भी करवा दूंगा। सो व्हाट इज ट्रू अबाउट एंजाइम? दे लोड द एक्टिवेशन एनर्जी
नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोसिस 6 होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जी। अच्छा, इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी बड़े शॉर्ट्स हैं और चैप्टर भी बड़ा शॉर्ट्स है, इतना मसला नहीं है इसमें। बिकॉज फॉर एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रेसिपिटेशन होती है। ड्यूरिंग टाइट्रेशन ऑफ ब्यूरेट इज नॉट करेक्टली कैलिब्रेटेड, द एरर दैट विल जनरेट ड्यू टू दिस कैटेगरी। अब आपकी गलती तो नहीं है ना, सिस्टम की गलती है, सिस्टमैटिक एरर होगी। Which error can be reduced or eliminated by taking repeated trials, random error? Which one of the following give more information? Which one of the following gives more information? Any information on y-axis? ये मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर का ये एमसीक्यूज एक पूरी सारी बातों में से ना, ये एमसीक्यूज मुझे अच्छा लगा है, सेंसिबल लगा है, पेपर में आने वाला लगा है। कैसे हो सकता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 0 डिग्री पे कम है, 4 डिग्री पे जो है ना वो ज्यादा है? क्यों है ये बच्चों आप लोगों ने बताना है। ठीक है, हिंट में दे रहा हूँ, वही स्पेसेस वाला वही चेक चेक करोगा। जगह, थोड़ी जगह जब ये फैलता है तो थोड़ी थोड़ी सी जगह पे कम हो जाता है पानी। ठीक है, इसका आंसर बताना है कमेंट्स में ताकि पता लगे जाग रहे हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के हवाले से बहुत 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 परेशान है बच्चे, बहुत आसान टॉपिक है। आपके स्टेट फॉरवर्ड से शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आएगा, बता रहा हूँ, उसमें ज़्यादा रिलैक्स नहीं होना। एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। So which are the following by mass which is not the field of mass spectrometry? कंसंट्रेशन निकालना mass spectrometry का काम नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास mass spectrometry से निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय बेस पीक, ये मार्क कर लो। m by z of the is taken charge of ion is equal to 1, ये अपना मार्क कर लो। ये बेस पीक वाला और ये वाला व्हाट हैपेंड। बेस पीक वाला एमसीक्यू, ये वाला एमसीक्यू, इन दोनों में से एक एमसीक्यू आपका आना है। या ब्रोमीन को रिप्लेस करके कर देगा क्लोरीन, लेकिन आना है। ठीक है, फ्रैगमेंट इन द mass आर फाउंड बाय बोथ ए एंड बी, वो ए एंड सी सॉरी। इंपैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितना इलेक्ट्रॉन पर कैसे अरेंजमेंट हुई है। ब्रोमीन जो है वो M+2 पीक देगा। इस एमसीक्यूज को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। छोड़ दिया फिर कमेंट में आके आपने कहना है कि सर वो गलत हो गया, आप क्या करो। चैप्टर 18। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं, वो जब मैंने गेस्ट पेपर दिया था उसमें मैंने थोड़ी सी हेडिंग एक मिस कर दी थी चैप्टर 18 की। आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा IR NMR। NMR में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। IR इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह सकता है प्रोटॉन NMR आएगा, लेकिन आप तैयार कर लें इसको। ठीक है, सो स्पेक्ट्रोस्कोपी द टेक्निक इन विच, अच्छा इसमें ना मैंने कुछ चीजें आगे ऐड की हुई हैं, याद करने वाली है, प्रॉब्लम है, लेकिन आपको याद हो जाएंगी। एक दफा स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको सुनना पड़ेगा लेक्चर, सुकून से दूसरे पढ़ के सुकून से सुने, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक इन विच मैटर इंटरेक्ट विद लाइट, सिंपल सी बात है। विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट कंजुगेशन यूवी। कलर किसमें एब्जॉर्ब होता है 400 से लेके 800 तक। इसमें जो एमसीक्यूज मुझे अच्छा लगता है, अच्छे से मुराद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यूज नंबर 3, 4 और 6 है। पूछ सकता है वो, बाकी पूछ सकता है, लेकिन जो मैं पेपर बनाता तो कैसा बनाता, मैंने जो पेपर बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, बस करो ना। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटेक्ट फंक्शनल ग्रुप। NMR में क्या होता है, यूवी सॉरी NMR में होता है रेडियो वेव्स, यूवी विजिबल में यूवी विजिबल होती है, IR में IR वाली होती है, वो सिंपल है। विच बॉन्ड शोज ग्रेटर केमिकल शिफ्ट इन 1H NMR, तो वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, मैंने बताया था ना। अब ये याद करना पड़ेंगे, इसका कोई हल नहीं है। हल है, क्या हल है, लेक्चर मैंने पूरा डिटेल बनाया हुआ है इसके ऊपर।
इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हेलोजन, ये सारे आपको रेंज याद करनी है बस। शायद आपका एग्जामिनर पूछ ले, अगर वो बहुत ही तंग हुआ हुआ घर वालों से, कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पीक्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ पीक्स विल अपीयर। अगर ये एमसीक्यूज आ गया ना, तो आपको हंसी जरूर आएगी कि एग्जामिनर घर वालों से तंग था। हाउ मैनी नंबर ऑफ पीक्स विल अपीयर इन H1 NMR ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपाउंड क्या लेते हैं, प्रोपेन, CH3, CH2, या पीक्स की बजाय हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कह सकते हैं। पीक्स में ये वो आपको थोड़ा सा क्या पता आप ऊपर रैम कर दे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये बच्चा एमसीक्यूज आपको पूछेगा एग्जामिनर। आपको कैसे पता सर? दृश्य पढ़ के पढ़ा रहा हूँ सर। फंक्शन ग्रुप जो है वो क्या है जी, फंक्शन ग्रुप में हमारे पास IR में कुछ फंक्शन ग्रुप की रेंज है। भाई इसकी रेंज हमें याद हो नहीं सकती ना। क्यों नहीं याद हो सकती? क्योंकि ऑलमोस्ट 1600 से 1700 के दरमियान दरमियान आ रही है। तो अब इसमें से क्या निकालेंगे हम? तो 1600 से 1700 के दरमियान आपका क्या आता है? कार्बन आता है। तो एमसीक्यू ऐसे ही पूछता है वो। ठीक है। हाँ, किसकी प्रॉब्लमेटिक है वो इनकी है, जो कि अलग, जो अकेले अकेले ना उनका इश्यू है, वो अकेले अकेले पूछ सकता है। तो अकेले अकेले की अकेले अकेले याद करनी पड़ेगी। चैप्टर 919 TLC, मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट किया हुआ MIT का TLC का पूरी वीडियो थी उनकी, मैंने अभी चैनल पे पोस्ट कर दिया था, ताकि अगर किसी ने देखना है तो देख ले। इन अ सिनेरियो वेयर अ पर्सन has been died from drug overdose in a crime scene, how can mass spectrometry contribute to determine the cause of death? Tissue sample can be examined to identify both presence and quantity of toxins. टिश्यू सैंपल लें, कितना जहर फैला है, वो कहते हैं ना जहर फैल गया पूरी बॉडी में, तो वो कितना फैला हुआ है उसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जहर था, कितना था। डिटेक्टिंग अमाइनो एसिड बाय स्प्रेइंग द प्लेट बाय इनहेरेंट टेस्ट होता है TLC में। What does the retardation represent? Ratio of distance traveled by the substrate from the baseline, distance traveled by the solvent from the baseline। 19 मिनट की MIT ने वीडियो बनाई है, कमाल के, दुनिया में ओवरऑल फर्स्ट रैंक पे है। पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, मलेशिया में जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ वो है, और पूरी दुनिया में MIT है फर्स्ट रैंक पे। सो अब उनकी वीडियो देखिएगा, हाईली रिकमेंड। इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज में बी सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। इसमें से बाकी भी देख लेना। विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेटिंग सब्सटेंस इन अ मिक्सचर ओवर 0.2 मिलीमीटर mm ऑफ थिक लेयर, थिन लेयर है हमारे पास, थिन लेयर जो है ना वो क्रोमेटोग्राफी है। what is the distance that the solute moves while undergoing one partition? Retardation distance है। In TLC substrate are separated because the difference in polarity, polarity की बेस पे होता है, कुछ नहीं होता। Which chromatography technique is best suited for separating volatile compound? गैस chromatography। volatile होते हैं ना, वो volatile का मतलब वो गैस में ही कन्वर्ट होना पसंद करते हैं। वो कहते हैं ना कि ये तो फटाफट गुस्सा कर जाता है, इसका मतलब बड़ा वोलाटाइल बंदा है। उसमें भी होता है कि अपनी करंट स्टेट से फटाफट किसी और स्टेट में चले जाना। Which chromatography technique is often used for monitoring progress of reaction? TLC चैप्टर 20 डिस्कस करते हैं। Which process is used to purify metals to the desired purity? Refining? Are you sure? I guess यही था, इसको देख लेना बेटा। How do catalysts speed up the reaction by providing alternative रिएक्शन? मैंने बताया था ना, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो नया नया उस टाइम में रावलपिंडी से ट्रांसफर करवा के गया था इस्लामाबाद पंजाब कॉलेज में। तो
मैं जिस रूट से आता था ना, तो एक दिन मुझे गार्ड कहता है कि सर ये जो सामने वाली गली है ना, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। मैं कहा, कैसे? करी एक जो स्कूल के साथ गली है। तो मैं स्कूल के साथ गली में गया तो देखा, तो वो डिस्टेंस जो मुझे 20 मिनट की वॉक पे पड़ता था, वो 5 मिनट की वॉक पे आता था। तो उन अंकल ने किया क्या, जो गार्ड थे उन्होंने जो रूट है वो बदल दिया, अल्टरनेटिव पाथ से मुझे प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से मैं इजीली अपने जो टारगेट तक या अपने जो रिहाइश तक पहुंच सका। सो बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथवेज, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज प्राइमरी ओवरऑल स्ट्रक्चर को आप निकालने के लिए यूज होती है। Which metal is known for its high thermal resistance and brittleness? Ceramics. Which materials? तो ceramics होते हैं। अच्छा, ये वाला आप एमसीक्यूज बेटा मार्क कर लें, ये आपका रेलिवेंट भी है और आपके पेपर में भी आ सकता है। Heating the metal to a specific temperature and then cooling it slowly to remove internal stress and improve ductility is called annealing. बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। Tiles are made up of all of this, so the concentrated ore is heated in air below its melting point and converted into oxide is called roasting. Which of the following material is not considered ceramic? Nylon. Again, nylon by again. What is the primary function of additives mixed with plastic during processing? To give plastic, मतलब प्लास्टिक को अगर हार्ड बनाना है या सॉफ्ट बनाना है, तो किस तरह का प्लास्टिक होगा, उसमें एडिटिव ऐड करते हैं। जो आप एक घरों में अगर आप पाइप यूज करते हैं, टैंकी में जो पाइप आ रहे हैं, अगर लोहे के नहीं यूज करते तो इसके यूज करते हैं, पीवीसी के, तो उनकी नेचर डिफरेंट है। जो खिलौनों में बनते हैं उनकी नेचर डिफरेंट है। या फिर अगर जो प्लास्टिक है जिसमें पानी की बॉटल्स आते हैं, उसमें एडिटिव डिफरेंट है। तो एडिटिव की बेस पे आपका जो सारा सारा काम हो रहा है। विच प्रॉपर्टीज कॉमन इन बोथ प्लास्टिक एंड सिरेमिक? बोथ आर लाइट वेट। या कैन से Chapter 21. What is the primary cause of acid rain, sulfur dioxide, and nitrogen oxide emission? How does acid rain affect soil pH? Degrees pH को कम कर देती है, pH को. Which nutrient leaches out from soil due to acid rain? Important है calcium. What role do soil microbes play in the context of acid rain? They play a vital role in nutrient cycling and decomposition. Which of the following is not a potential benefit of genetic engineering? और genetic engineering आपका सिलेबस में शामिल नहीं है। What is the primary purpose of inserting gene? ये भी नहीं है हमारे पास। ये पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे फर्टिलाइजर था ना हमारे पास। Which genetically modified crop? ये भी नहीं है। Which is the primary अच्छा ये वाला है। What is one of the primary benefit of using pesticide in agriculture? अच्छा ये सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। प्राइमरी बेनिफिट क्या है पेस्टिसाइड का एग्रीकल्चर में? फूड सिक्योरिटी को, यानी कि फूड की किल्लत को बचाने के लिए हमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये उस फूड किल्लत को बचाता है, फूड सिक्योरिटी इशू नहीं आता, फूड आपका बचा रहता है। Which of the following is not a risk associated with pesticide use? Soil fertility का मसला नहीं होता। Which environment impact is associated with pesticide? Water contamination होती है। Which potential risk arises from development of pesticide resistance in pest? तो वो स्ट्रॉन्गर और मोर टॉक्सिक पेस्टिसाइड आपको रिक्वायर्ड होता है, इसलिए समटाइम आप जब स्प्रे कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारा वो मास्क मुस्क पहन के करना पड़ता है। Which change in weather pattern is likely to impact water availability for crops? तो अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगी, पानी जल्दी इवेपोरेट होगा। हाउ डज ब्रीडिंग रेजिलिएंट क्रॉप? अच्छा रेजिलिएंट क्रॉप बेसिकली क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ही होती है, तो ये रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर ये हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ ग्लास, सिम, मेडिसिन, ऑल ऑफ देम। इन सब में जो है ना वो क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
हैलाइट रॉक जो है पाकिस्तान में कहाँ से आती है, इज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर। ये मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर पूरा इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ कि आपको एज सुन एज पॉसिबल ये पढ़ा दो, फिर उधर फिर पढ़ने में मजा आएगा। द मेथड एंड एप्लीकेशन टू अवॉइड एक्सीडेंट्स हैजर्डस एनालिसिस, पहले से कर लें प्रॉब्लम क्या है। बीटाडाइन अल्कीन है, पीवीसी एडिशन पॉलीमर है, नाइलॉन 66 नीड्स एडिपिक एसिड एंड ये एमसीक्यूज बेटा यही नहीं छोड़ना, और ये वाला भी। द परसेंटेज ऑफ जिप्सम इन सीमेंट 3% होती है, विनेगर जो है ना वो फर्मेंटेशन से बनता है। नाउ F22 मॉडल पेपर जो उन्होंने दिया हुआ है सिलेबस के साथ, उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द ग्रेटेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर है जी नाइट्रोजन का। फॉर एग्जाम्पल NH3 में क्या है, +3, ओह -3। NH3 में क्या है, -3। और NO2 में क्या है जी, यहाँ पे आपके पास -4 है तो ये +4 है। HNO3 में आपके पास क्या आएगा, -6 है तो ये मतलब चेंज होगा। तो आपने क्या क्या करना है, बताना है कि किस में से, फॉर एग्जाम्पल NH3 है, अगर NO में क्या है तो यहाँ पे क्या है, -2 है, यहाँ पे क्या है, +2 है। तो -3 -2 -1 0 +1 और +2, तो ये इतना लंबा जो चेंज लेके गया हुआ है, ये वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें ज़्यादा चेंज है। तो इसमें बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है, टाइम का। अगर इस तरह कोई एमसीक्यूज आता है, ये बेसिकली एमसीक्यूज किसका है बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर का एमसीक्यूज है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का, जब मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, उस तरह का एमसीक्यूज है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ते हैं, फिर कंपेयर करना पड़ता है कि किस में कितना डिफरेंस है, फिर आपको पता लगता है। तो ये सारा आप निकाल लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं। आई बिलीव इन यू। द बेस सेशन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सी है। अब के बी के मुताबिक आप उसका जो रिलेशन है वो अंडरस्टैंड कर लें बेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻4 है, पहले 3.5 है, फिर हमारे पास जो है वो 6.8 है। तो के बी का जो रिलेशन है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है बेसिसिटी के साथ, ठीक है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो ज़्यादा होगा वो आपका जो है वो तो उतना ही बेस स्ट्रांग होगा। अब ज़्यादा किस एंगल से देखना है इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। -4 -6 -3 -2, तो इसका मतलब सबसे कम -2 वाला है जो मतलब वैल्यू है। -2 का मतलब होता है कि इसके नीचे 100 है, -3 का मतलब नीचे 1000 है, 1000 तो वो कम हो रहा है ना। तो इसको फिर आप इसकी बेस पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि -2 वाला ज़्यादा है, फिर उसको आप देखते हैं कि फिर वैल्यू कौन सी है। तो वो उतना देखने की जरूरत नहीं है, -2 से हमें क्लियर पता लग रहा है। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। एक स्टूडेंट मुझसे पूछ भी रहा था कि इसमें बेटा देखें कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो हमेशा सिंगल आइन के तौर पे आएगा। तो ये तो प्लस फॉर एग्जांपल 3 के सूरत में आएगा। जो इससे बाहर हैं Cl3, वो अलग अलग आयंस की सूरत में आएंगे। कैसे, मतलब सिंपल समझ लो कि सोडियम क्लोराइड में कितने आयन बने बेटा, एक सोडियम का बना, एक क्लोराइड का बना, सिंपल। लेकिन जब मैग्नीशियम क्लोराइड था तो कितने आयन बने, एक मैग्नीशियम का बना और दो क्लोरीन के बने। तो इसका मतलब इसमें जो आयन बने हैं वो कितने हैं, टोटल 3। इसमें जो आयन बने हैं कितने बने हैं, वो हैं टोटल 2। तो इसमें आयन कितने बनेंगे, ये आपका सवाल है। इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ। सो इसको अगर हम देखें तो CONH3 6, इसका बेटा एक आयन बनेगा +3 का, +3 जो है वो क्लोराइड आयन बनेगा। तो 3 ये और एक ये जो है, ये कुल मिला कितने बने, 4, ठीक है।
Which of the following of the group is commonly used to diagnose the disorder of the intestine and stomach? इंटेस्टाइन एंड स्टमक का जो है ना वो बैरियम सल्फेट है। इसको जरा आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को इस एमसीक्यूज को ना बुक से कंफर्म कर दीजिएगा, फैक्ट बेस एमसीक्यूज है। हाँ आ गया। When benzene is nitrated with this, आप बताएं कि इंटरमीडिएट क्या होगा। लिखवा लो मुझसे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर में इस तरह का एमसीक्यूज आएगा, इंशाल्लाह आएगा, ठीक है। पढ़ाया था ना। हाँ हाँ ये भी आ गया। 3D8 जब हमने डिस्कस किया था तो 3D8 का कहा था ना कि 3D10 जो है वो क्या होता है, आपका टेट्राहीड्रल होता है 3D8। अच्छा इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपको एग्जांपल दी हुई एग्जांपल भूलना नहीं। वो एग्जामिनर अगर घर से तंग हुआ तो वो आपको इस तरह का एमसीक्यू ज़रूर देगा जिसमें वो पूछेगा कि भाई ये जो एक तरह पीछे चले गए, स्टार्ट में आ गया। हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था जी। हाँ ये एग्जांपल देके वो आपसे पूछेगा अच्छा जी बताएं कि निकल ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर है, ठीक है। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज घुमा फिरा के इस तरह के एमसीक्यूज वो आपको दे सकता है कि जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स दिया हो और कॉम्प्लेक्स से आपसे पूछे कि कौन सा है। ऑप्शन यही रहेंगे, यहां पे आपको वो कॉम्प्लेक्स दे देगा, ठीक है। What is the least number of carbon atom in non-cyclic alkane that has the chiral center? कायरल सेंटर के लिए सर क्या बताया था आपने, कायरल सेंटर में जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों, ठीक है। तो अब है नंबर ऑफ कार्बन होता नॉन साइक्लिक, साइक्लिक तो है नहीं, साइक्लिक को वो 3 वाला भी हो सकता है, साइक्लिक 3 वाला भी कर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको करूँ CH3, इसको करूँ CH3, इसको करूँ CH3, तो ये 3 ग्रुप तो सेम हो गए। इसका मतलब इसको डबल करना पड़ेगा। इधर अगर कार्बन लगाऊं तो ऑब्वियसली फिर इशू आएगा, इसको यहां पे हाइड्रोजन कर लेते हैं। इधर कार्बन लगाता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूं बड़ा CH3 है, तो अगर ये CH3 है तो यहाँ CH3 नहीं हो सकता, यहाँ पे हमें CH2 और CH2 करना पड़ेगा। यहाँ CH3 नहीं कर सकते इसलिए हाइड्रोजन लगा दिया, CH2 1 2 3 4 5 6 और 7। सर ये कैसे किया आपने भाई, सिंपल कार्बन है उसके ऊपर एक कार्बन आ सकता है, ठीक है। एक कार्बन दोबारा कहीं नहीं आ सकता क्योंकि कार्बन में सेम नहीं हो सकता। दूसरा हमने 2 कार्बन कर लिए, नीचे हमने हाइड्रोजन कर लिया, इधर हमने 3 कार्बन कर लिए, तो ये 6 कार्बन में एक थर्ड पोजीशन में जो ग्रुप आता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक एल्केन। तो ये 7 कार्बन वाला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटलीस्ट 7 चाहिए होते हैं हमें। इंटरेस्टिंग है वैसे, है कैरालिटी का कॉन्सेप्ट लेकिन इंटरेस्टिंग है। विच आर द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एंड मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप। भाई सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा वो लैंडर रूल याद कर लें, जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो मेटा होगा। तो नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है ना, बात होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग NO2 CN ये वैसे भी आते होते हैं एग्जाम में, मे बी सर अगर रिपीट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एल्केन इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो SN1। भाई अब आपको एक चीज अंडरस्टैंड होगी कि जितने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज किए हैं वो तरह के वो सारे एमसीक्यूज दराए हुए हैं, ठीक है। SN1 में क्या होता है, SN1 में टर्शरी वाले अप्लाई होते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ था, SN2 कौन सा है, इधर क्या दिया हुआ है SN1 कौन सा है, वही एमसीक्यूज है, एंगल चेंज किया हुआ है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये होता है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायजोटाइजेशन का था, डायजो आएगा, ठीक है। कि हमें सिंपल कंडीशन दी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, पेनोक्साइड एंड एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइडेंटेड लिगेंड। अब आपको अगर लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, बाइडेंटेड का नहीं पता,
तो फिर देख लें, वीडियो देख लें, मेरी कोई मसला नहीं, ट्रांजिस्टर मेटल की वीडियो देख लें। तो ये बाइडेंटेट का मतलब होता है जो दो जगह से दांत से काट सके। इथेन इथेन डाइओएट और ऑक्सैलेट एक ही बात है, दोनों सेम सेम है। और डायामाइन, ये भी आपके पास बाइडेंटेट है। तो थायोसायानेट जो है ना वो आपके पास SCN जो है ये अकेला होता है, ठीक है, ये N कैपिटल है। सो व्हाट्स द की डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA? तो इसमें जो है ना वो RNA में राइबोज शुगर होती है, DNA में डीऑक्सी राइबोज होती है, बेसिक डिफरेंस है। बाकी वो यूरेसिल सेल में समटाइम आपको कंफ्यूज कर देता है। यही MCQs एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। Which of the following compound will not produce benzoic acid when treated with hot alkaline KMnO4? तो बेंजीन कहाँ से benzoic acid प्रोड्यूस करेगा बेचारा? How can colorless, देखा वहां MCQs क्या था, टोलुइन से benzoic acid कैसे बनाते हैं, यहां वही MCQs दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के। How can colorless compound be detected? UV से हम करते हैं डिटेक्ट। पोलियमाइड का स्ट्रक्चर क्या है? पोलियमाइड में अमाइड होते हैं। तो बच्चों अब आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी, यहां तक पहुंच के आपको जो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज हैं वो आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगे होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज किया आपने, अपने सारे एमसीक्यूज किए, पॉसिबल एमसीक्यू देख लिए। और ये क्या है, क्या है, एक्टिविटी सीरीज है। अभी तक जितने भी एमसीक्यूज किए हैं वो सारे एमसीक्यूज अगर सही तरीके से इंसानों की तरह तैयार कर लें तो आपका पेपर में जितने एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक पास पेपर का भी तड़का लगा लेते हैं। पास पेपर में कुछ सिलेबस में चीजें नहीं है तो ऑब्वियसली मैं स्किप कर दूंगा, ऑप्शन लगाए हुए मैंने, डोंट वरी। सो 2025 पिछले साल का जो पेपर था सेकंड ईयर का, ये है जी। पहला एमसीक्यू सिंपल है, टाइट्रेशन इज एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पीरियड 3 आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रुप 1 आपके सिलेबस में नहीं है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज क्लासिफाइड एज एम्फोटेरिक। कितना आसान एमसीक्यू पूछा है, कोई मसला ही नहीं, ठीक है। हैबर प्रोसेस में ये गलत मार्क हुआ होगा। हैबर प्रोसेस में आयरन जो है ना वो इस इस्तेमाल होता है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है बेटा। विच रिएक्शन मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आई गेस है, इसको चेक कर लेना, आई गेस है। फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में नहीं है। Delocalization of pi electron of benzene are responsible for aromaticity, stability. In SN1 emission rate depend on the concentration of substrate. तो 4 एमसीक्यूज 9 में से आपके सिलेबस में से हैं, और कोई बड़े एमसीक्यूज है भी नहीं 2025 में, कोई बड़ा एमसीक्यूज नहीं है, सॉरी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है, और ये मैं कहता मैटर के बच्चे को उठा के कहें ना कि एमसीक्यूज का आंसर क्या, वो भी कहेगा कि OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का शो करेगा। फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन विद NaOH, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। अल्डिहाइड एथेनॉल, एथेनॉल जो है ना वो एल्डोल करने से शो करती है, पहले पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, कोई मसला नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव जो लीस्ट एक्टिव है वो बेटा अमाइड होता है, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड है, कहा था ना, ये नाइलोन एक ऐसा है जो कि आपके एग्जामिनर को बड़ा पसंद है। ये एमसीक्यू हो सकता है एग्जैक्टली उठा के दे दे आपका एक एग्जामिनर, लिखवा लो, एग्जामिनर घर से तंग है। Which polymer is formed by condensation reaction? Nylon. Which gas is mainly responsible for acid rain? Mainly responsible, इनमें से तो सल्फर डाइऑक्साइड ही है। Which technique is based on absorption of electromagnetic radiation? Spectroscopy। और ये भी एमसीक्यूज बेटा आपका पूछ सकता है। तो एमसीक्यूज में क्या मसला है, तो बिस्मिल्लाह करके दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ बेटा हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। इंशाअल्लाह आप सब लोगों के MCQ 17 में से 17 MCQs आ जाएंगे।